नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज एक बड़ी सियासी हलचल हुई है। दरअसल समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने वाले सुभासपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने लखनऊ में बीजेपी के मंत्रियों से मुलाकात की है। अब यूं तो परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इसे काम के सिलसिले में हुई मुलाकात बताया है, वहीं राजभर ने भी कहा है कि वो अपने इलाके की समस्या को लेकर मिलने गए थे। लेकिन एक बार फिर से सवाल यही उठता है कि एसपी गठबंधन से एक एक करके लोग जैसे उसका साथ छोड़ रहे हैं, क्या अगली बारी ओपी राजभर की है? अखिलेश के लिए यही कहा जा सकता है, देखिए जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। शिवपाल की राह चल पड़े ओपी राजभर। बीजेपी के मंत्रियों से मुलाकात, क्या हुई बात? गठबंधन में नाराजगी कहाँ है? पार्टियों में हो सकता है, वो समाजवादी पार्टी का विषय है, तो बेहतर तो समाजवादी पार्टी के नेता बता सकते हैं, उनके प्रवक्ता बता सकते हैं, उनके अध्यक्ष बता सकते हैं। गठबंधन में कोई विवाद नहीं। हम समाजवादी पार्टी के साथ 2024 में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वक्त के साथ एक बार फिर बदलने लगा है मन। माननीय ओम प्रकाश जी अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बारे में जो भी निर्णय होगा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ही उसको निर्णय करेगा और उसमें हम लोग कोई व्यक्तिगत उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। और राजनीति में मैं कह सकता हूं कि भाई पहले वो मेरे साथ थे, फिर उधर चले गए, तो ये कोई थोड़ी है कि कोई व्यक्ति को ही वो है, सबके लिए अवसर रहते हैं। अखिलेश के गठबंधन के साथी छोड़ रहे साथ। बीजेपी के संग अखिलेश से मोहभंग। अखिलेश जी के अंदर नेतृत्व की क्षमता शायद नहीं है जो उनके पिताजी में हुआ करती थी, क्योंकि ये लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं। अलायंस था, इसमें कुछ गड़बड़ है, वो शायद अभी उसका ऐलान नहीं हुआ है कि वो टूटा है, लेकिन शायद वो अंदर से टूट चुका है। देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो दयाशंकर सिंह से उन्होंने मुलाकात किया, क्या बीजेपी के साथ फिर से आने की कुछ तैयारी, बातचीत है क्या? ये राजनीति है, समय देना चाहिए, आगे आगे देखना भी चाहिए। और अब ग्राफिक्स की मदद से जानते हैं कि आज आखिर क्या हुआ। आज सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं कि आखिर क्यों ये सवाल उठ रहा है, आज का घटनाक्रम क्या था। आज मुलाकात हुई, क्या बात हुई जान लीजिए। लखनऊ में बीजेपी मंत्रियों से मिले हैं ओपी राजभर। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से ओपी राजभर ने आज मुलाकात की है। हालांकि इस मुलाकात के पीछे वो कोई और कारण दे रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से भी मुलाकात की है ओपी राजभर ने आज लखनऊ के अंदर। वीवीआईपी गेस्ट हाउस में मंत्रियों से मिले हैं ओपी राजभर और उसके बाद नई सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि क्या ओपी राजभर अखिलेश के गठबंधन का हिस्सा आगे बने रहेंगे या नहीं। और अब जानते हैं कि इस छोटी सी मुलाकात के बड़े मायने आखिर क्या हो सकते हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से ओपी राजभर मिले हैं आज लखनऊ के अंदर। इसके अलावा कई और बीजेपी के मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की है। दयाशंकर सिंह ने कार्रवाई अपर्णा यादव की भी बीजेपी में एंट्री करवाई थी। चुनावों से पहले अपर्णा यादव जब भाजपा में शामिल हुई, दयाशंकर सिंह ने ही पूरी पटकथा लिखी थी। राजभर के फिर से बीजेपी के साथ आने के कयास उसके बाद से लगाए जा रहे हैं। अखिलेश से नाराज है ओपी राजभर, यह सवाल इस वक्त उठ रहा है कि कोई परेशानी है, गठबंधन में कुछ गड़बड़ महसूस कर रहे हैं, अखिलेश यादव से उनको कोई समस्या है जिसके कारण वो एक बार फिर से किसी नए खेमे में एंट्री चाहते हैं। तो आज बीजेपी के मंत्रियों से मुलाकात की आखिर क्या वजह रही है, इस पर चर्चा के लिए खुद हमारे साथ इस वक्त सुभासपा के अध्यक्ष ओपी राजभर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर ओपी राजभर जी आपका। तो आज बीजेपी मंत्रियों से मुलाकात आपने की है लखनऊ के अंदर, क्या वजह रही, अचानक से मुलाकात की जरूरत कैसे महसूस हुई आपको? देखिए, हम तो सबसे पहले तो अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, खुद विधायक हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो सरकार में जो मिनिस्टर हैं उनसे मिलके उसको कराया जाता है। तो उसी कड़ी में हमारी पार्टी के अशोक यादव जी हैं, उनकी पत्नी का
शिक्षा विभाग में हाई कोर्ट से एक आदेश आया हुआ है, कोई विवाद रहा उनका कि इनको ज्वाइन करा दिया जाए, तो वो बीएसए बलिया ज्वाइन नहीं करा पा रहे थे। तो उसी में हमने इस मुद्दे को लेकर के, दूसरा हमारे साथ है मिथिलेश सिंह हैं गाजीपुर के, तो उनके वो एक बस अड्डे और जौनपुर बनारस के लिए बस चलाने की बात रही है। और हमारे कासिमाबाद में ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कट की बात रही है। कई चीज़ों को लेकर के उनसे मिल करके उस काम को कराने के लिए हम गए थे। ठीक है ओपी राजभर जी, आप इसकी कई वजह गिना सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल सियासी गलियारों में यह उठ रहा है कि क्या फिर से बीजेपी के साथ तो नहीं जाना चाहते ओपी राजभर? देखिए, जो पॉलिटिकल पंडित लोग बताते हैं उसका कारण जान लीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जब 2017 में गया तो 325 सीट बीजेपी ने जीती, मैं हटा तो 275 पे आ गए, तो 50 सीटें उनकी कम हो गई। तो उनको इस बात का एहसास है कि ओम प्रकाश राजभर के रहने से और न रहने से क्या हमारा फायदा नुकसान होगा। और जब मैं अखिलेश यादव जी के साथ आया तो पूर्वांचल में आपने देखा कि अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती, कई जिलों में तो बीजेपी का खाता नहीं खुला। तो इससे लोग ये एहसास लोग मान रहे हैं कि पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर की एक अपनी अच्छी पकड़ है, इनके मतदाता हैं। अगर ये जिधर भी जाएंगे तो उधर एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, ये पंडितों का मानना है। लेकिन इस वक्त ओपी राजभर जी, सवाल यही उठ रहा है कि किधर जाएंगे? समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन है आपका, उसके भविष्य को लेकर आपका क्या कहना है? ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हमारा गठबंधन 2024 के चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है और हम लोग 2024 में मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश से चाचा के अलावा भी कई नेता नाराज हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है। जो गठबंधन के हमारे साथी हैं, चाहे जयंत जी हों, चाहे ओम प्रकाश हों, चाहे कृष्णा पटेल हों, चाहे संजय चौहान हों, चाहे केशव देव मौर्य हों, सब लोग साथ हैं। हम लोग गठबंधन में कोई बात नहीं है, गठबंधन में कोई विवाद नहीं। पार्टी का विवाद है वो अपना, वो लोग समझे जाने, कोई फर्क नहीं है। देखिए, हमने बहुत उठापटक देखी है और जब चुनाव आता है तो चुनाव 24 का भी देखिएगा तो दो धुरी में चुनाव होगा। जिस तरह 2022 का चुनाव यूपी का दो दलों के बीच में आके सिमट गया, और उसी तरह लोकसभा का भी चुनाव दो पार्टियों के ही बीच में होगा, भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी गठबंधन। चलिए, बेशक आप खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं, ये आपकी सियासी शैली भी रही है, चाहे वो चुनाव से पहले की बात हो या फिर चुनाव के बाद। अब इन मुलाकातों के कई बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया ओपी राजभर जी, न्यूज़ 18 से बातचीत के लिए। और इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। राजेश चौधरी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता एसपी, अरुण राजभर हैं, नेता प्रवक्ता सुभासपा, अनीता मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता पीएसपीएल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सवाल अनुराग भदौरिया जी आपसे यही, ओपी राजभर मिले हैं आज सरकार के मंत्रियों से, और सबसे अहम बात दयाशंकर सिंह, जिन्होंने अपर्णा यादव की भी भाजपा में एंट्री कराई थी। आपको लग रहा है कि शिवपाल यादव की नाराजगी, आजम खान की नाराजगी, कई और नेताओं की नाराजगी के बाद अब जो गठबंधन आप लोगों ने बनाया था, क्या वो 2024 तक यूं ही चल पाएगा? देखिए, जो सवाल आपने पूछना था सीधे आपने राजभर जी से पूछ लिया है। अब उसमें हमें बोलने को कुछ बचता नहीं है। अब तीसरा सवाल ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में ललितपुर में बेटी के साथ अन्याय हुआ, उस पर भी तो कुछ बात हो जाए कि नहीं हो जाए। 13 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था या ये जो आपकी बात हो रही है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं। दोनों विषय जरूरी है अनुराग जी। बात हो रही है, अभी कुछ दिन पहले मैं दोनों आपसे विषय बहस कर जरूरी रहा था हैं और न्यूज़ 18 हर खबर दिखा रहा है, हर खबर दिखा रहा है। उस पे उन्होंने, मेरी बात सुन लिए, एक बेटी के सम्मान से ज्यादा जरूरी कोई बात नहीं हो सकती। आपके लिए हो सकती है, लेकिन हमारे लिए एक बेटी के सम्मान से ज्यादा, एक बेटी की मौत से ज्यादा दूसरी बात नहीं हो सकती है। तो आपने उनसे सारा सवाल पूछ लिया है और सारा जवाब भी आपको मिल गया है। लेकिन अब मेरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में क्या यही योगी मॉडल चलेगा?
कि चंदौली में पीट पीट के पुलिस एक बेटी को मार डालेगी और 13 साल की बच्ची न्याय मांगने जाएगा तो उस पर आरोप लगेगा कि उसके दरोगा ने उसके साथ अन्याय किया। ठीक है, आप बताइए कहाँ का रूल है भाई? जब तक पुलिस इस अन्याय करती रहेगी, विवेक तिवारी को यहाँ गोली मार के हत्या कर देगी लखनऊ के अंदर में, और अब गोरखपुर में एक होटल में पीट पीट के व्यापारी को मार डालेगी, हाथरस में बेटी के साथ अन्याय हो जाएगा, लखीमपुर में चिरण हो जाएगा, उन्नाव में बेटी का पूरा परिवार खत्म कर दिया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये न्याय कहाँ पे है कि इस पे कोई चर्चा नहीं, कोई आवाज नहीं? ललितपुर की बेटी की आवाज क्यों नहीं आ रही? आप उठाइए आवाज, आप उठाइए आवाज, सदन के अंदर भी उठाइए, सड़क पर भी उठाइए, टीवी डिबेट्स में भी उठाइए, सब जगह उठाइए आप आवाज। लेकिन जो विषय है उस पर भी जवाब दे दीजिए। और बड़ी सफाई से आप बच गए मेरे सवाल से, बड़ी सफाई से आप बच गए। 2024 को लेकर आपका गठबंधन बचेगा या नहीं बचेगा, सब कुछ ओपी राजभर पर डालकर आप बच गए। ठीक है, अरुण राजभर फिलहाल हमारे साथ है। अरुण राजभर जी, ओपी राजभर ने तो खुलकर जवाब नहीं दिया, लेकिन सवाल क्यों उठे? ठीक है अनुराग जी, आपके पास लौटेंगे। अरुण राजभर जी, सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिन मंत्रियों से मुलाकात हुई है वो सूत्रधार रहे हैं अपर्णा यादव के समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल करवाने के, और आज उन्हीं से ही ओपी राजभर की मुलाकात हो रही है। आप लोगों के जितने सूत्र होते हैं सब फेल सूत्र होते हैं, फर्जी सूत्र होते हैं। और हम जिससे मिल रहे हैं, जनता ने हमको 3 करोड़ लोगों ने हमें समर्थन किया, हमारे गठबंधन को। अगर उनकी समस्या लेकर के सरकार एक पार्टी की नहीं होती है, मुख्यमंत्री एक पार्टी का नहीं होता है, किसी एक समुदाय का नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता के लिए अगर सरकार चुनी गई है तो उसके विभिन्न विभागों के जो मंत्री हैं, अगर क्षेत्र की समस्याएं उनकी होंगी तो क्या उनके बीच में जाकर के ये बात कहना गलत है क्या? अगर समाज के ही लिए सारे लोग काम कर रहे हैं, चाहे सरकार बनी है तो सरकार समाज के ही उत्थान के लिए, न्याय के लिए काम कर रही है, तो अपने क्षेत्र के वो विधायक है और तमाम क्षेत्रों की जो शिकायतें हैं, तमाम क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं वो कहाँ लेके जाएगा? विपक्ष के पटल पे लेके जाएगा कि विपक्ष के पटल पर जाकर? चलिए ठीक है, तो आप वही बात दोहरा रहे हैं जो थोड़ी देर पहले ओपी राजभर ने कही, और वो यही कि इलाके की कुछ समस्याएं थी, कुछ परेशानियां थी, उसे लेकर आपकी मुलाकात दयाशंकर सिंह से हुई, और इतना ही नहीं और भी कई मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई है। पार्टी लाइन ही आप यहाँ पर दोहरा रहे हैं, लेकिन ठीक है अरुण जी ठीक है, आपकी बात स्पष्ट है। राजेश चौधरी जी, ये बताइए, सिद्धार्थनाथ सिंह जैसे सीनियर लीडर वो कह रहे हैं अब आगे देखिए होता है क्या, तो सवाल तो पूछा जाएगा ना कि अब क्या होने जा रहा है? देखिए, सवाल यहाँ एक ये भी है कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के नेतृत्व को चुनौती देने वाले लोग हैं, उनके नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप 2012 में तो मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था, उसके बाद सारे जितने चुनाव हुए सबका एनालिसिस करिए आप, चाहे वो 2014 का लोकसभा का चुनाव होगा, 2017 होगा, 2019 होगा, 2021 होगा, 2022 होगा, समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव हारती जा रही है। तो सब लोगों को लगता है कि उनका भविष्य खतरे में, संभाल नहीं पा रहे हैं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को। अब जब नेतृत्व को जब कार्यकर्ता को ये लगता है कि हमारा नेतृत्व नाकारा है, इसके अंदर क्षमता नहीं है, ये कोई संभाल नहीं सकता, तब ये समस्याएं पैदा होती है। वही हो सकता है सुभाषपा के साथ हो। ओपी राजभर जी बड़े वरिष्ठ नेता है, सीनियर नेता है और अनुभव है उनको, उन्होंने संघर्ष के बाद अपने आप को यहाँ स्थापित किया है। तो अब उसके पीछे क्या चल रहा है? वो राजनीति तो अपार संभावनाओं का खेल है, राजनीति में तो कब क्या इशारों में आपने भी इनकार नहीं किया राजेश चौधरी जी, आप भी कह रहे हैं बहुत सीनियर लीडर हैं, राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, और कभी इस खेमे से मुलाकात, कभी उस खेमे से मुलाकात चुनाव से पहले भी दिखी थी, और चुनाव के बाद अब भाजपा से एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला क्यों शुरू हुआ? क्या ये मुलाकात उतनी कैजुअल थी कि इलाके की किसी समस्या के लिए उनको उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों से मिलना पड़े? हमारे साथ अनीता मिश्रा जी भी हैं, प्रसपा की प्रवक्ता है। अनीता जी, यहां सवाल उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी से बिछड़े सभी बारी बारी, अपर्णा यादव से शुरुआत हुई, उसके बाद चुनाव खत्म हुए, शिवपाल यादव नाराज, आजम खान नाराज, और अब तो ओपी राजभर की भी मुलाकातें जो हैं वो बीजेपी खेमे से हो रही हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आत्ममुग्धता के बादलों से घिरे हुए इंसान को सूरज दिखाई ही नहीं देता है। तो यही चीज़ माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है कि वो इतने ज़्यादा सेल्फ इन्फैचुएशन में जी रहे हैं, उनको लगता है कि वो बहुत काबिल हैं और वो अकेले ही पूरा प्रदेश संभाल लेंगे, पूरी पार्टी संभाल लेंगे। तो किसी भी सीनियर जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनका कोई सम्मान ही नहीं इस पार्टी में। आपका ये टाइटल जो है आज का बिल्कुल एकदम अप्रोप्रिएट है समाजवादी पार्टी के आज के
सिनेरियो के हिसाब से। सिर्फ माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ही नहीं, बहुत सारे और भी ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जो एक एक करके उनको छोड़ते चले गए। तो उनको ये आत्ममंथन तो करना होगा कि ऐसा क्यों हुआ, चाचा का सम्मान नहीं, आजम खान साहब का सम्मान नहीं। अगर आप याद करें 2019 में जब चुनाव हुए थे तो 5 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को, जिसमें से कि एक मुलायम सिंह यादव जी ने जीती थी मैनपुरी से और एक अखिलेश यादव जी ने आजमगढ़ से। बाकी की तीनों सीटें अगर आप देखें तो माननीय आजम खान जी के प्रभाव वाले क्षेत्रों से आई थी। इसके बाद भी अगर उनको ये नहीं समझ में आ रहा है, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग करके देख लिए, उन्होंने बसपा के साथ गठबंधन किया, कांग्रेस के साथ किया, उन्होंने सुभाषपा से किया, उन्होंने मतलब जो भी मिला सबके साथ, बहुत सारे ऐसे लीडर्स जो भाजपा से बाहर हुए उनके साथ किया। उसके बाद रिजल्ट क्या निकला, अब वो कितने प्रयोग करेंगे। और जहां तक रही माननीय शिवपाल सिंह यादव जी और आजम खान जी की बात, तो वो लोग बहुत मजबूत नेता हैं और देखिए उन्होंने नंगे पाँव साइकिल से पैदल गलियां नापी हैं, सड़कें छानी हैं, सड़कों पर संघर्ष किया है। तो वो अगर जाते हैं वो फिर से अपना मुकाम बना लेंगे, क्योंकि वो लोग जो हैं वो ऐसे नेता हैं जो हर यानी कुल मिलाकर जो सवाल खड़े समाजवादी कार्यकर्ता के दिलों में बसते हैं, पार्टी की लीडरशिप पर खड़े किए जा रहे हैं कि क्या कारण है, क्या वो सबको साथ लेकर नहीं चल पा रहे, क्या सीनियर लीडर्स की नाराजगी इस तरीके से एक एक करके जो सामने आ रही है वो उन पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। अनुराग भदौरिया जी, एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए बहुत अहम होता है। जो मुद्दे आप उठाना चाहते हैं या उठाते हैं उसके लिए मजबूत विपक्ष का भी होना जरूरी है। लेकिन देखिए एक एक करके तमाम सीनियर लीडर्स एक ही आरोप लगा रहे हैं, वो ये कि पार्टी नेतृत्व ने सीनियर लीडर्स की कदर नहीं की, वो सबको साथ लेकर नहीं चलना चाहते या चल पा रहे और पार्टी का माहौल अब बदल चुका है। देखिए कौन क्या कहता है इससे मतलब नहीं होता। मतलब ये होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है। अगर ललितपुर की बात हो रही तो मैं पूछना चाहता हूँ, जितने लोग इतनी बातें कर रहे हैं उनमें से कौन गया अभी उस बेटी के साथ अन्याय हुआ? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके घर पहुँचे ना जाके। कौन चला गया? भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता चला गया? मैं पूछना चाहता हूँ। इतनी लंबी लंबी भारतीय जनता पार्टी की बातें कर रहे थे अभी, आप में से कौन नेता उस बच्ची के साथ उस बच्ची के घर पहुँचा? मैं पूछना चाहता हूँ। कोई नहीं गया ना। इसके मतलब जहां अन्याय होगा वहां आप नहीं जाओगे, राजनीति करोगे बैठ के कौन कहां क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन जनता ने जिसने आपको चुना है वो बेटी के साथ 13 साल बेटी के साथ अन्याय हुआ, बीजेपी का एक नेता तो नहीं गया, एक किसी ने आवाज तक नहीं निकाली और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके घर पे खड़े हुए हैं। ये है, इसको कहते हैं विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 9 तारीख को चंदौली जा रहे हैं, चंदौली में भी इस तरह की पीट पीट के एक बेटी को मार डाला। कौन बीजेपी के नेता जा रहा है जरा बता दीजिए मुझे। कौन पूछा, कौन वहां पहुंचा, कौन उनकी मदद करने के लिए तैयार है? समाजवादी पार्टी उनकी मदद करने के लिए तैयार है, समाजवादी पार्टी के नेता जा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं विपक्ष की भूमिका अगर मुझे दी है तो हमारी जगह पहुंच रहे हैं, मदद करने की बात कर रहे हैं। टीवी पे बैठ के राजनीति करना और जमीन पे राजनीति करने में बहुत फर्क है। लेकिन यही आरोप तो अनुराग जी आप पर भी लग रहा है, आपके तमाम सहयोगी और वरिष्ठ नेता यही आरोप तो लगा रहे हैं कि ट्विटर पे राजनीति करना और सड़कों पर उतर के जनता की आवाज उठाना दोनों में बहुत फर्क होता है। और वही ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का आरोप आप सत्तारूढ़ पार्टी पर लगा रहे हैं। राजेश चौधरी जी जवाब दीजिए। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जनता के मुद्दे इतने सारे हैं उन पर बात नहीं हो रही है, विपक्ष सबके घर पहुंच रहा है, सभी पीड़ितों के साथ खड़ा है, सरकार प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए अनुराग भदौरिया जी को मैं सुन रहा था और साथ साथ में शिवपाल यादव जी का ट्वीट भी देख रहा था। वो कह रहे थे जैसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया वो हमको रौंद रहा है। आप दर्द तो देखिए उन शब्दों में, कितनी पीड़ा झलकती है। जिस समय चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश का, चुनाव से पहले कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया था। मांग रहे थे 100 सीट और दी 1 सीट। एक व्यक्ति को लड़ा करके उन्होंने फिर भी एक कंप्रोमाइज किया, उन्होंने मैं कहता हूं त्याग किया। उसके बाद भी इतना अपमान, वो जो अपने चाचा का सम्मान नहीं कर सकता, अपने परिवार को साथ लेके नहीं चल सकता, उत्तर प्रदेश में क्या संघर्ष करेगा जी। और वो कह रहे हैं वो अनुराग भदौरिया जी के हम जो टीवी पे बैठ करके कमरे में बैठ करके डिबेट कर रहे हैं। भदौरिया साहब मैं आपको कहना चाहता हूं चुनाव में जो परिणाम आता है ना वो किसी भी पार्टी का ये तय करता है कि वो अच्छा काम कर रही थी बुरा काम कर रही थी। अब मैं भी टीवी में बैठ करके डिबेट कर रहा हूँ और आप भी टीवी में बैठ करके डिबेट कर रहे हो। आप भी चुनाव लड़े थे, मैं भी लड़ा था, आप हार गए दूसरी बार, मैं जीत करके एमएलए बन करके बैठा हूँ। तो आप परिणाम देखिए ना, आप परिणाम देखिए जनता स्वीकार किसको कर रही है। आप अपनी नीतियां बदलिए, आप जनता का स्ट्रेस समझिए। जनता आपको पसंद नहीं करती है, नहीं भूलिए आपकी गुंडागर्दी, नहीं भूलिए आपका भ्रष्टाचार,
नहीं भूलिए आपकी अराजकता, उन्हें योगी ही चाहिए, यहाँ दुनिया भर की बातें करेंगे, कैसे जाति धर्म का झगड़ा लगा दें, कहाँ क्या हो रहा है उसके बारे में चर्चा करें। ये तो वही बात होगी ना, दूसरों के घर के झांकने में लगे हो। अरे उत्तर प्रदेश जल रहा है, वहाँ जाके बैठो ना, वहाँ मदद करो ना, बिटिया की जाके मदद करो परिवार वालों के, दूसरे घर करो ना, बिटिया की जाके मदद करो परिवार वालों के। फिर भी चुनाव घर में झांकने से अच्छा है आप जाइए, लगातार आपको जनता नकार रही है, वहाँ नहीं जा आप आत्ममंथन करिए मित्र। आप किसी की तरफ एक उंगली, अनुराग जी, 3 उंगली, अनुराग जी गलत बात है ये, क्या कर रहे हैं आप? मदद करने से आपको आत्ममंथन की आवश्यकता है। मुलायम सिंह जी ललितपुर की जाना नहीं, कमी चंदौली जाना नहीं, गोरखपुर जाना नहीं, हाथरस जाना नहीं, लखनऊ में मार दिया गया था जाना नहीं, समाजवादी पार्टी तो मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव जी ने करी। ठीक है, आप दोनों अपने अपने पॉइंट्स रख चुके हैं, आप दोनों अपने पॉइंट्स रख चुके हैं। राजेश चौधरी जी और अनुराग भदौरिया जी दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों अपने पॉइंट्स रख चुके हैं, ठीक है? फिर भी आप सफल नहीं हो ठीक है राजेश चौधरी जी, राजेश चौधरी जी आपने बड़ा सवाल उठाया, आपने बड़ा सवाल उठाया। एक मिनट, अनुराग भदौरिया जी सवाल सुन लीजिए। अनुराग भदौरिया जी मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। अनुराग भदौरिया जी, शिवपाल यादव जी ने ये बयान दिया है कि जिन्हें हमने उंगली पकड़ के चलना सिखाया उन्होंने हमें रौंद डाला। आपको नहीं लगता कि वो नेता जिसने नंगे पैर साइकिल की सवारी की, इतना लंबी राजनीति समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में हमेशा वो साथ रहे, उनकी इस तरह की बात जिसमें एक इमोशनल अपील भी है, एक गुस्सा भी है, एक दर्द भी है, जनता में क्या संदेश जाएगा? क्या हो रहा है पार्टी के अंदर? देखिए, मैं आपको एक साफ साफ बात बता देता हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को किसने चुना? जनता ने। जनता की बात हो रही ना, जो जनता, आप भी जानती हैं कि जनता में पॉपुलर सही बात कही है आपने। समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पॉपुलर हैं या कौन पॉपुलर है आप बता दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मुलायम सिंह यादव, जबरदस्ती हटा दिया आपने। राजेश चौधरी जी, राजेश चौधरी जी शांत हो जाइए, बात पूरी करने दीजिए अनुराग भदौरिया को। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं ये गलत बात है। राजेश चौधरी जी आप शांत हो जाइए, आपको दोबारा मौका मिलेगा बोलने का, लेकिन एक बार अनुराग भदौरिया जी की बात पूरी होनी। राजेश चौधरी जी मेरी रिक्वेस्ट है आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, दोबारा बोलने का मौका मिले। एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज आप लोग। अनुराग भदौरिया में दर्द देखो, इनको सुनिए 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 सुनिए, नहीं इनको जनता की मदद के लिए चुना गया है, तो ये ट्वीट की बात कर रहे हैं। सोचो आप, अरे प्रभु शर्म नहीं आती? ललितपुर जाके बात कीजिए ना, ललितपुर में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, वहां नहीं जा रहे हो। किसने क्या ट्वीट किया उसके चक्कर में पड़े हो? आपको जनता ने इसीलिए चुना था क्या कि आप समाजवादी पार्टी के जो घर है उसके बारे में जानकारी करेंगे? अरे आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, सत्ता पक्ष में जिम्मेदारी निभाइए, न्याय दिलवाइए बिटिया को। कुल मिलाकर आप विषय पर नहीं बोलना चाहते, आप शिवपाल यादव पर नहीं बोलना चाहते, आप आजम खान पर नहीं बोलना चाहते, बड़ी सफाई से आप विषय से निकल जाते हैं। जवाब दीजिए राजेश चौधरी। देखिए मेरा इनके अंदर हिम्मत नहीं है। पूछिए ललितपुर कब जाएंगे? ये डिबेट है, ललितपुर कब जाएंगे? पहले पता थी ललितपुर कब जाएंगे? जाकर के ललितपुर कब जाओगे? ललितपुर बच्चिया को न्याय कब दिलाओगे? कब जाओगे चंदौली? कब जाओगे चंदौली न्याय दिलाने के लिए? इसीलिए चुनाव कब जाओगे चंदौली न्याय दिलाने के लिए? जिस विषय पे उस पर डिबेट करिए ना, अपनी पार्टी का पक्ष रखिए। आप बताइए क्यों आंसुओं से रो रहे हैं शिवपाल यादव, क्यों नाराज हैं आजम खान यादव और आजम खान जी, क्यों वर्ग नाराज हैं? एक एक करके बोलिए, देखिए इस तरह डिबेट नहीं है। आप दोनों सम्मानित मेहमान हैं, रोज पैनल में आते हैं, आप जानते हैं एक साथ बोलने से किसी की आवाज साफ नहीं जाती, सबको बराबर का समय दिया जाता है। विषय पर नहीं बोलना चाहते आप लोग, ठीक है? राजेश चौधरी जी, अनुराग भदौरिया जी, आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। अरुण राजभर जी, अरुण राजभर जी ये बताइए, समाजवादी पार्टी के साथ क्या अब भी सुभाषपा का गठबंधन उतना ही मजबूत है जैसा कि चुनावों से पहले तक था? और कयास ये लग रहा है कि क्या 2024 तक ये ऐसे ही चलने वाला है? क्योंकि ओपी राजभर जी की एक राजनीतिक छवि ये भी है कि वो बहुत जल्दी पाला बदलने के लिए माने जाते हैं। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने स्पष्ट ये कहा है कि हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है समाजवादी पार्टी के साथ, और 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है वो एक मजबूत गठबंधन समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। हमारे गठबंधन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हाँ, सवाल इस बात का आपने उठाया कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पाला बदल लेते हैं, तो यह बात आपको यह भी सोचना चाहिए कि 2022 इलेक्शन में विधानसभा में आप ही लोग कहते थे कि कल भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, परसों भाजपा में चले जाएंगे, लेकिन तब भी हम दयाशंकर सिंह जी से मिलते थे, तब भी हम तमाम उनके मंत्रियों से मिलते थे। उसके बाद भी आप लोगों ने कयास इधर उसका उधर लगाया, लेकिन हम कहाँ गए?
जहां हमने पहले से बता रखा कि मैं समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ जाऊंगा, और वहीं चला गया। और रिजल्ट आपने कहा विपक्ष कमजोर है, आप 47 सीट का विपक्ष था 2017 से और 2022 के बीच में। आज का गठबंधन जो हमारा हुआ है 125 सीटों का गठबंधन जो है, 125 सीटों का जो हमारा विपक्ष बना हुआ है, वो महंगाई पर अब सदन में चर्चा करेगा, अब बेरोजगारी पर सदन में चर्चा करेगा, बिजली जो गांव में नहीं मिल पा रही, जो कहे थे कि 12 घंटा 18 घंटा 24 घंटा, अब तो 1 महीने में 12 घंटा आ जाए तो बहुत भाग्य की बात है। तो जनता अपने बुनियादी मुद्दों पर, आज पेंशन जो पुरानी पेंशन बहाल करने की बात हुई थी, जो चलिए ठीक है, कुल मिलाकर जो तमाम मुद्दे हैं, आप ये कह रहे हैं कि गठबंधन में ही रहेंगे समाजवादी पार्टी के साथ और सदन और सड़कों पर मामले को उठाते रहेंगे। लेकिन देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और उन संभावनाओं को एन मोमेंट तक अपने पक्ष में ढालने, नफा नुकसान तलाश कर, नफा नुकसान पूरी तरह से देखकर अपने पाले में लाने के लिए मशहूर माने जाते हैं ओपी राजभर, और इसीलिए हम ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं। ठीक है, अनीता मिश्रा जी। एक मिनट मैं ये कह रहा हूं कि सियासत में अगर मुलाकात नहीं होगी तो आप चर्चा कैसे करिएगा? अब हम सरकार के सामने अपनी फरियाद नहीं रखेंगे तो किसके सामने रखने जाएंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने तो नहीं रखने जाएंगे ना। हम तो मुख्यमंत्री ने आपको समय नहीं दिया क्या? ये बताइए, मुख्यमंत्री ने आपको समय नहीं दिया क्या? देखिए, जब समस्या हमारी छोटे डॉक्टर के यहाँ से खत्म हो जाएगी तो बड़े डॉक्टर के यहाँ जाने की क्या जरूरत है? अगर पर वो डॉक्टर पहले भी सर्जरी कर चुके हैं ना अरुण राजभर जी, वो डॉक्टर पहले भी सर्जरी कर चुके हैं। अपर्णा यादव भाजपा में आ चुकी हैं, उन्होंने ही पटकथा लिखी। हमने भारतीय जनता पार्टी में जब हम थे तो भाजपा को हमने हाईएस्ट स्कोर दिया था। हमने सर्जरी कहाँ कहाँ किया? आपने गाजीपुर देखा सर्जरी हो गया, आजमगढ़ देखा सर्जरी हो गया, मऊ हो गया, चंदौली हो गया, बस्ती हो गया, अंबेडकर नगर हो गया, तो 10 लोकसभा सीटों पर हमने सर्जरी अच्छे से कर दिया। तो अब उस सर्जरी के लिए, इलाज करने के लिए हर लोग बेताब हैं, लेकिन हम भी बेताब हैं। जिन मतदाताओं को हम समझा नहीं पाए तो विधानसभा चुनाव में, उन मतदाताओं को आप भी बेताब हैं और फिलहाल ये दावा कर रहे हैं कि अभी भी आप सपा गठबंधन के साथ बने हुए हैं, लेकिन फिर भी सियासत में जो कयासों का दौर है इन मुलाकातों के बाद लगातार जारी है। अनीता मिश्रा जी, कहा यह भी जा रहा है कि प्रसपा आजम खान के साथ मिलकर कोई मोर्चा बना सकती है, और दूसरी तरफ ओपी राजभर जो है वो मुलाकात कर रहे हैं भाजपा के मंत्रियों से। शिवपाल यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते रहे हैं और कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कहीं वो भाजपा में शामिल ना होना जाए। तो यहां किसी नई तरह के गठजोड़ या संभावना की तस्वीर दिख रही है क्या हमें? देखिए, राजनीति में तो किसी भी संभावना से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अभी तक माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने अभी तक ऐसा कोई भी संकेत नहीं दिया है कि वो भाजपा में जाने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जो उनकी मुलाकात थी वो एक शिष्टाचार मुलाकात थी, मुश्किल से 10 मिनट की। वो शपथ लेने के बाद उनसे मिलने गए थे। तो इन चीज़ों पर तो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा मैं आपको क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाऊँगी। लेकिन अभी हमारे सपा के प्रवक्ता भाई जो अनुराग जी हैं वो कह रहे थे कि वो भाजपा पे एक आरोप लगा रहे थे कि वो दूसरों के घरों में झांकते रहते हैं। तो मेरी एक विनती है कि आप और हम अपने घरों में दूसरों को झांकने का मौका क्यों देते हैं? हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि दूसरे हमारे घर में ना झांक पाए, बल्कि हम उनके घर में झांकें। तो समाजवादी पार्टी को अगर भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत विकल्प बनना है तो उनको ये जो उनका मैं है उनके सुप्रीमो का, उससे निकलना पड़ेगा। देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो है वो अक्सर एक बात कहा करते थे, कोई रूठे ना कोई छूटे ना। लेकिन आज की जो ये नई सपा है, जो इसकी नई हवा है, वहाँ पे क्या है, कोई रूठे कोई छूटे मोहे का मैं हूं ना। तो मैं, ये जो मैं है ना, इस मैं से उनको निकल पड़ेगा। ठीक है अनीता जी, क्योंकि अनुराग भदौरिया जी, जिस बदले हुए कल्चर का जिक्र मैं थोड़ी देर पहले कर रही थी। आस्था जी 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए, फिर आप ही का सवाल मैं अनुराग भदौरिया के पास ले जा रही हूं। हाँ जी, उनका ये जो मैं है ना, इनका कि मैं जो है वो ही इनकी जो समाजवादी पार्टी की राजनीतिक सफ़र की का ताबूत है उसमें आखिरी कील होगा। उनको ये समझना पड़ेगा कि मुलायम सिंह यादव जी जैसा कद्दावर नेता भी कितने सारे मजबूत नेताओं के साथ चलता था, तभी समाजवादी पार्टी इतनी ऊंचाइयों पर पहुंची थी। एक बंदे से उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश कैसे संभाला जाएगा, ये इतनी परिपक्वता माननीय अखिलेश यादव जी में कब आएगी?
मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि उनको क्या हुआ कि वो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए थे, उनको सजा सजाया थाल मिला था, उनको इस बात का इल्म ही नहीं है कि इस थाल को सजाने में, बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। तो उसको नजरअंदाज वो कब तक करते रहेंगे, उनको ये देखना पड़ेगा कि सारे वरिष्ठ नेता अगर अनुराग भदौरिया जी देखिए तो यहाँ पर जिस बदले हुए सपा, बदली हुई हवा या उसके इंटरनल कल्चर की मैं बात कर रही थी, उसको अनीता जी ने इस तरह एक्सप्लेन किया है कि ये जो मैं है या ये जो अहम है, ये ताबूत में आखिरी कील साबित होगा सपा की। देखिए, उनको समाजवादी के बारे में ज्ञान नहीं है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। अभी उनसे 5 नेताओं के नाम पूछ लेंगे तो नहीं बता पाएंगे। आप समाजवादी के 5 पुराने नेताओं का नाम बता दीजिए अनीता जी, पता चल जाएगा आप समाजवादी कितना जानते हैं। बताइए अनीता जी। देखिए, आप कैसे समाजवादी हैं? आप अपनी पार्टी के अंदर का समाजवाद ही नहीं समझ पा रहे हैं। नाम बताइए ना। आपको ये तक नहीं पता है। अरे 5 नाम बताइए। कितने? अरे जो चले गए उनके नाम बता दूं? 5 नाम बताइए। जनेश्वर मिश्रा जी, भगवती सिंह जी, आजम खान जी, नाम बताइए। चले गए, चले आए। अरे 5 से ज्यादा गिनती पहुंच गई। जो नाम है जो छोड़ के चले गए, बेरिया जी चले गए, शादाब फातिमा जी चली गई, उन्होंने 5 से ज्यादा गिनवा दिया। जो चले गए उनके नाम सुन लीजिए आप। वो इन नेताओं ने अपने खून पसीने से आपकी पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया। अनुराग जी, एक बार बात सुन लीजिए, उन्होंने 5 से ज्यादा नाम बता दिए हैं। अपने जो थे वो भी, जो छोड़कर चले गए वो भी। सम्मान नहीं कर सकते, लेकिन एक राजनीतिक शिष्टाचार तो निभाइए। मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। राजनीतिक शिष्टाचार में आई है, नहीं उनको प्रवक्ता बनने का शौक है, इसलिए आके बैठ गई है। 100 नेताओं के नाम बता दूं जो समाजवादी का मतलब जानती नहीं है, वो समाजवादी का ज्ञान दे रही है मुझे बैठ के। इनके पास कुछ संघर्ष का कुछ ज्ञान नहीं है। अनुराग जी, अनीता जी 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए, फिर अनुराग भदौरिया आप बात करते हैं। अनुराग भदौरिया जी रुक जाइए। बात कर रहे हैं इतने बड़े चैनल पे आके, आप अपनी बात सभ्यता से भी रख सकते हैं। ठीक है अनीता जी, बोलने के समय में अनीता जी अनर्गल, ठीक है, आपने अपनी बातें रख ली। अनीता जी अब जवाब सुन लीजिए, अनुराग जी जवाब देंगे। अनुराग जी बोलिए। अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप भाई, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, उनको बुलवाए जा रहे। मैं कह रहा हूं जिनको समाजवादी का ज्ञान नहीं है, वो नहीं जानती सुशीला सरोज कौन है, वो नहीं जानती रवि वर्मा कौन है। जानती नहीं होंगी, पूछो रवि वर्मा कौन है, जानती है? उनके बारे में कुछ जानती है वो? नहीं जानती। अनुराग जी, यहाँ समाजवादी पार्टी के नेताओं का प्रोफाइल डिस्कस करने के लिए डिबेट नहीं कर रहे हैं। हम किसी पार्टी के नेता का प्रोफाइल डिस्कस करने के लिए डिबेट नहीं कर रहे हैं। विषय पर रहिए आप लोग। आप सपा और प्रसपा के बीच में क्या है? आप लोग महाबहस के मंच को झगड़े की वजह मत बनाइए। ठीक है अनीता जी, आप बात रख चुकी हैं, आप सम्मानित गेस्ट हैं, आप जवाब सुन लीजिए। नहीं प्रवक्ता है। ठीक है, मैंने बोल दिया उनको, बात रखिए अनुराग जी। देखिए, इनके जैसे लोगों की समाजवादी में कोई जगह नहीं थी, इसलिए देखिए यहाँ बैठी हैं। समाजवादी में संघर्ष लोगों की जगह होती है, जो संघर्षशील होता है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मतलब लाठी खाई है, संघर्ष किया है, तो आपके सामने बैठा हूँ। ये आपके सामने बैठी, इनका कोई संघर्ष नहीं है, तो समाजवादी पार्टी इनकी जगह कहां से होगी बताइए? इनकी जगह यही हो सकती है जहां बैठी है, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसलिए वो प्रवक्ता है, वो अपना काम कर रही है। जगह समाजवादी में नहीं हो सकती। समाजवादी में वही रह सकता है जो समाजवादी विचारधारा का होगा, जो संघर्ष से आया होगा, जो इनकी पार्टी में संघर्ष देखा होगा। वो बहुत सम्माननीय है, नहीं मालूम है समाजवादी के बारे में, समाजवादी की बातें कर रही है। अरे सुन तो लीजिए। अरे मैं अपनी बात कह रहा हूँ, वो बोल चुकी है, मुझे बोलने दीजिए। जहां तक कि उत्तर प्रदेश में समस्या का सवाल है, मैंने आपको बोला विपक्ष के नेता होने के नाते ललितपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं। इनमें से कौन नेता चला गया बीजेपी की, जरा बता दीजिए। लंबी लंबी बातें हो रही हैं भाई। जहां समस्या है देश का, उत्तर प्रदेश की, जहां बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, वहां जमीन पे कौन खड़ा है? सोने की चिम्मत और चांदी की चम्मच बता रही है। आपके पास कौन सी चम्मच है जो क्यों नहीं गए? आप तो महिला थी, आपको पहले पहुंच जाना चाहिए था ललितपुर। क्यों नहीं गए भाई ललितपुर? मैं पूछना चाहता हूं, मेरा सीधा सा सवाल है। जो सोना चांदी के चम्मच गिरा रहे बातें करके, इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जब तक ज्ञान ना हो तब तक बातें मत करो। ठीक है, आपने अपनी बात पूरी कर ली। मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ललितपुर गए हैं, ललितपुर में बैठे, इसी तरह चंदौली में बैठे नजर आएंगे, संघर्ष करते नजर आएंगे। न जाने कितने लाखों किलोमीटर साइकिल उन्होंने 98 से लेकर 2012 तक चलाई है, और एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक शहर, एक एक कस्बा, एक एक नाम, एक एक गांव जानते हैं। सिर्फ बोलने से होगा? ये खाली आए बाएं साए टीवी में आके बोल देना
अनुराग चापलूसी जी, कर लेना आके। देखिए लेकिन हाँ, हर पैनलिस्ट का सम्मान है, हर पैनलिस्ट का सम्मान है। आप लोग एक दूसरे को अगर काउंटर करना चाहते हैं तो आप लोग विषय पर ही रहिए, विषय पर ही रहिए। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आप छींटे मत उछालिए, ठीक है। राजेश चौधरी जी, अगर जवाब अनीता जी, अनीता जी, अनीता जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए अनीता जी। अनुराग जी, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स को रखा। राजेश चौधरी जी, यहाँ पर सपा की तरफ से सवाल ये उठ रहा है या ये कहा जाता है कि इस तरह के विषयों को हवा दी जाती है, जैसे सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या, क्यों? क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दों से आप लोग ध्यान भटकाना चाहते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के अनुराग जी को मैं सुन रहा था, किस तरह से बदतमीजी से एक महिला से बात कर रहे हैं। आप देखिए ना इनकी सभ्यता। और समाजवादी पार्टी को बनाने का काम किया है शिवपाल सिंह यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश यादव तो दूर चलो ललितपुर कॉलेज में जाकर के पढ़ रहे होंगे। तो जिन्होंने समाजवादी पार्टी को बनाया उनको समाजवादी पार्टी का ज्ञान नहीं है। ये अनुराग ललितपुर नहीं जाएंगे, बड़ी चिंता हो रही है। 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, ललितपुर नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी टूट रही है, अनुराग जी गलत बात है, नहीं जाएंगे, चिंता ये गलत बात है अनुराग जी। भटक रहे हैं। बात पूरी करने दीजिए राजेश चौधरी जी को, बात पूरी करने दीजिए। नहीं है, सबको अपना भविष्य नजर आता है। आप देखिए ना इनकी महिला बातें, की बहुत चिंता है। इनके विधायक बच्ची के साथ अन्याय हुआ, ललितपुर नहीं जाएंगे। की बात क्या मत बात है, करिए, कैसी ये चिंता है बहुत इनको? दूर तक चलने वाला चीरहरण नहीं हुआ, है। चीरहरण हुआ, और ये लखीमपुर में नहीं गए। महिला की चिंता है इनको, चीरहरण में नहीं जाएंगे। कमाल की बात कर रहे हैं। महिला की चिंता है लेकिन नहीं जाएंगे चंदौली। क्या बात है, अनुराग जी, महिला की चिंता है। अनुराग जी शांत हो जाइए, दूसरे पैनलिस्ट को अपनी बात पूरी करने दीजिए। ये गलत बात है, ये गलत बात है। सबसे ज्यादा समय को लेकर आप शिकायत करते हैं, आप अपने समय में भी बोलते हैं और हर पैनलिस्ट के पीछे आप बोलते हैं। राजेश चौधरी जी को बात पूरी करने दीजिए, रुक जाइए अनुराग जी। राजेश चौधरी जी 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए, फिर अनुराग अनुराग जी दोबारा बोलने का मौका मिलेगा, आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी बात पूरी होने दीजिए। राजेश चौधरी जी क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं, अरे गधे जी चुप रहो जरा, सुनो मेरी बात। महिला की चिंता इसीलिए कह जब रहा हूं। कोई बोल रहा है तो बीच में मूर्ख ही बोलता है, मुझे आपसे बड़ा मूर्ख कोई नजर नहीं आ रहा है। जाओ, महिला की चिंता है तो। अरे मूर्ख चुप रहो भाई। 13 साल की बच्ची अपने उत्तर प्रदेश जिसके साथ अन्याय हुआ है। राजेश चौधरी और अनुराग भदौरिया, मैं किसी की ऑडियो डाउन नहीं करवाना चाहती, लेकिन आप लोग मजबूर कर देते हैं। मैं किसी की ऑडियो डाउन नहीं कराना चाहती, सबको बराबर समय मिल रहा है। सम्मान कर रहे थे। राजेश चौधरी जी की ऑडियो ऑन एयर जाएगी, राजेश चौधरी जी की ऑडियो ऑन एयर जाएगी और उसके बाद अनुराग भदौरिया बोलेंगे। राजेश जी 10 सेकंड बात पूरी कीजिए। इनकी पार्टी टूट रही है, पार्टी बिखर रही है, इनके अनेक विधायक भटक रहे हैं इधर उधर पार्टियों में जाने के लिए। मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ ये खत्म हो जाएंगे। ये 2024 की बात कर रहे हैं, जनता लगातार इनको नकार रही है। जो अपने चाचा का नहीं हो सकता, जो अपने बाप का नहीं हो सकता, जो अपने भाई की पत्नी को साथ लेकर के राजनीति नहीं कर सकता, वो क्या करेगा जी जीवन में? सुखराम यादव अलग जा रहे हैं, आजम खां अलग जा रहे हैं, शिवपाल यादव अलग जा रहे हैं, सारे लोग भाग रहे हैं जो पुराने समाजवादी थे। इनका अस्तित्व खतरे में है, अखिलेश यादव का नेतृत्व खतरे में है। उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता नहीं है, नेतृत्व का गुण नहीं है, लोगों का सम्मान नहीं करते, अहंकारी है। ऐसे अहंकारी के साथ कोई नहीं चलेगा साहब। ठीक है राजेश जी, बहुत जल्द। ठीक है राजेश जी। अनुराग भदौरिया जी, तमाम आरोप राजेश चौधरी जी ने लगाए कि जितने पुराने समाजवादी हैं जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया वो सब साथ छोड़ करके भाग रहे हैं क्योंकि अहंकार आ गया है। अब देखिए समाजवादी के साथ सभी लोग खड़े हैं। ये लोगों को तो बल्कि खोजते रहते हैं कुछ ऐसा हो जाए तो समाज के असली मुद्दों से ध्यान भटकाएं, इधर उधर की बात करें। अभी चुनाव हुआ है और समाजवादी पार्टी 38% वोट लेके आई है। चुनाव हुए कितने महीने हो गए? अभी 2 महीने हुए मुश्किल से ना। 38% पे हम समाजवादी खड़े, 22% होते थे, अब 38% पे हैं। 47 सीटें थी, 125 सीट पे खड़े हैं। और ये लोग सपना क्या देखते रहते हैं, अरे भैया इतनी सीटें कैसे आ गई, खत्म हो गए। अरे चुनाव होता है, चुनाव में ये देखा जाता है कि किसके परसेंटेज ऑफ वोट बढ़े। बीजेपी 45 से 41% वोट पे आ गई और हम 22% से 38% पे पहुंच गए। तो बताइए किसके वोट बढ़े, जरा ये बता दीजिए। आप कैसे कम हुआ, कौन ज्यादा हुआ? बात तो अनुराग जी सभी जानते हैं, डाटा के साथ आकलन अनुराग करेंगे जी, तो आप सोचिए ये बात तो सभी जानते हैं, जनता भी जानती है कि आपका वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है, वोट शेयर बढ़ा है, आपकी सीटें भी बढ़ गई। आप क्या नया बता रहे हैं? जो विषय पर सवाल किया था उस पर बोलिए, सभी जानते हैं। यादव जी को पराजित किया जनता ने, तो ये क्या नया बता रहे हैं? तो ये नहीं, तो मैं नया यही बता रहा हूं कि इनको ललितपुर की बेटी के बारे में बात नहीं करना है, क्योंकि ये डर के मारे इनकी
चोक ले रहे हैं, देखो ना, इनसे गला हकलाने लगता है। मैं ललितपुर की बात करता हूँ करने लगते हैं। अरे ललितपुर की बेटी, मैंने उत्तर प्रदेश की बेटी की बात कर रहा हूँ, मैं कोई पाकिस्तान की बेटी की बात नहीं कर रहा हूँ जो तुम्हारे हलक में आवाज यादव की बात कर लो ना, लग जाता है राजेश जी। अरे अपना यादव को छोड़ गई समाजवादी पार्टी, उनकी भी बात कर लो। किस तरह से अखिलेश यादव की पत्नी का अपमान करते हो आप लोग, वहाँ जब सार्वजनिक कार्यक्रम में जाती हैं आप महिलाओं से बदतमीजी करते हो, अखलाने लगते हो। जैसी मैं ललितपुर की बेटी के साथ अन्याय की बात करता हूँ। अरे हम नहीं अखलाते, शान से बोलते हैं, शेर की तरह दहाड़ते हैं, अखलाते नहीं। अखलाना आपका काम होगा। आप चुनाव हार रहे हो, अरे आप क्यों स्वयं हार रहे हो, मुझे ये बता दो भाई। मेरा एक ही प्रश्न है और हर डिबेट में आपसे बताऊंगा कि अनुराग भदौरिया को जनता क्यों नकार रही है, लगातार क्यों पराजित हो रहे हो, इतने ही लोकप्रिय हो, पिछली बार चुनाव हारे, ललितपुर फिर चुनाव हारे, इसका जवाब दे दो ना। उत्तर प्रदेश की जनता टीवी पे क्या कर रहे हैं आप? प्रवचन करने से इस तरह झगड़ा मत करिए, इस तरह झगड़ा मत करिए, अपना अपना पॉइंट रखिए। आप दोनों को बराबर समय मिल रहा है, डिबेट खराब मत करिए। आप दोनों से मैं कह रही हूँ, डिबेट खराब मत कीजिए। अनुराग जी आपने अपनी पूरी बात रखी, आपने अपनी पूरी बात रखी। अब राजेश चौधरी जी को भी बोलने दीजिए। अरे हकला क्यों रहे हो? आप बात सुन लीजिए एक बार उनकी पूरी। ललितपुर चलो, क्यों हकला रहे हो? राजेश चौधरी जी 10 सेकंड। देखिए देखो मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूँ आस्था जी, और किसी भी ऐसे व्यक्ति को डिबेट में मत बैठाया करिए जिसका स्तर नहीं है बात करने का, जिसको जनता लगातार नकार रही है, जिसके अंदर तमीज नहीं है, महिलाओं से बदतमीजी कर रहे हैं। और चैनल की घर में गिरा रहे हैं, तुम्हारा क्या स्तर? चैनल की घर में इतना बढ़िया न्यूज 18 चैनल है आपका, कितने आपके व्यूअर हैं, सब लोग प्रेम से देखते हैं, और इस आदमी के अंदर तमीज नहीं है बात करने की। जैसे कुत्ता भौंकता रहता है ऐसे भौंकता रहता है। ये क्या कह रहे हैं आप राजेश जी? भाषा की मर्यादा बनाकर रखिए आप राजेश जी, भाषा की मर्यादा बनाकर रखिए। ठीक है, आपको गुस्सा आया है, आपको गुस्सा है उनके बिहेवियर पर, आप रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। हमारे लिए सभी पैनलिस्ट, हमारे लिए सभी मेहमानों का सम्मान है और भाषा की मर्यादा सभी बनाकर रखेंगे। उसके गला सूख जाता है। ठीक है अनुराग जी, आप अपनी बात कह चुके हैं, आप अपनी बात कह चुके हैं, आप विषय पर नहीं बोले, सपा के अंदर क्या चल रहा है आपने उस पर जवाब नहीं दिया। आप उत्तर प्रदेश से जुड़े बहुत मुद्दों को उठाना चाहते हैं, उठाते रहिए, आप विपक्षी दल है। चलिए, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ महाबहस में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और चलिए अब फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन आपको सारी खबरें दिखाएंगे देश और दुनिया के, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।